हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देखते हैं तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, किसी भी तत्व की में वृद्धि होगी तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए HgCl2 प्लस SnCl2 एरो Hg2Cl2 SnCl4, इसमें ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिखेंगे। यहाँ देखिए क्लोरीन का -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और Hg का +2 होता है और Hcn का +2 यहाँ, और क्लोरीन का -1 Hg पे यहाँ +1 और Hg पे क्लोरीन पे -1 Hcn पे 4 और Cl पे -1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं Hg +2 से +1 में ज़्यादा कम हो रहा है और Hcn +2 से +1 में ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या में थी। Hcn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार आप जब अपचयन देखते तो अपचयन में ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी होगी, तो अपचयन कहलाएगा। जैसे F2FeCl3 से 2FeCl2 + Cl2 बना। यहाँ ऑक्सीकरण जब संख्या प्रति परमाणु लिखेंगे तो यहाँ आयरन थर्ड स्टेट में है और यहाँ आयरन सेकेंड स्टेट में है और प्लस Cl2। तो यहाँ देखिए आयरन क्या हो रहा है, घट रहा है, और क्लोरीन तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1। क्लोरीन में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे आयरन का क्या होगा, अपचयन होगा। तो इस प्रकार से से होता है कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या में करिए, इसलिए आयरन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं रेडॉक्स अक्रिया, जिसके नाम पे चैप्टर पढ़ा है। तो जब भी कोई रेडॉक्स अक्रिया वो कहलाएगी जिसमें दोनों हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अक्रिया या उसको दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण अपचयन अक्रिया कहते हैं। जैसे FeCl3 प्लस SnCl2 2FeCl2 और SnCl4। तो इसमें आयरन टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और आयरन कमी हो रही है तो अपचयन। कितनी इकाई प्रति परमाणु की, 1 इकाई। यहाँ +3 से +2 में और ये +2 से +4 में, तो 2 इकाई प्रति परमाणु की वृद्धि। यदि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन अवश्य हुआ है, मतलब ये जरूरी है, और ऐसा कोई पूर्ण रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती जिसमें केवल ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया, उसे हम अर्ध अपक्रिया कहेंगे। यदि क्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा दूसरे पदार्थ का अपचयन अवश्य होगा, नहीं तो कोई क्रिया नहीं होगी और रेडॉक्स अक्रिया भी नहीं कहलाएगी, अतः रेडॉक्स अक्रिया नहीं होगी। जैसे ये देख लीजिए, AgNO3 में Ag+1 स्टेट में नाइट्रोजन 5th और ऑक्सीजन -2, और यहाँ सोडियम +1 स्टेट में और ब्रोमीन -1। और यहाँ देखिए NaBr का सिल्वर का भी +1 स्टेट और ब्रोमीन का भी -1, और यहाँ NaNO3 बना, सोडियम +1 स्टेट में है, इसमें भी सोडियम +1 स्टेट में, नाइट्रोजन 5th स्टेट में और ऑक्सीजन भी -2। तो इस अक्रिया रेडॉक्स अक्रिया नहीं कहलाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं और अपचयक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो जिस भी पदार्थ भी कोई भी पदार्थ अगर है वो जो दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा और स्वयं क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, तो वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएंगे। और अपचयक पदार्थ वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करके स्वयं ऑक्सीकृत होंगे। कहने का मतलब दूसरे को अपचयित करेंगे लेकिन स्वयं ऑक्सीकृत होंगे तो अपचयक कहलाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में H2S + Cl2 2HCl + सल्फर। तो यहाँ देखिए सल्फर -2 स्टेट में और यहाँ पे 0, तो -2 से 0 बढ़ा है, -2 से, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, और क्लोरीन 0 से -0 तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पे जो H2S है वो अपचयक का कार्य करेगा और जो क्लोरीन है वो ऑक्सीकारक का काम करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है किस में, यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे इसको एक क्या कर दे रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है, इसलिए अपचयक का काम करेगा, और ये अपचयित कर रहा है तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। बस ये चीज़ ध्यान देना। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो देखिए कोई भी अगर यौगिक है, जैसे CO2 आप ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, तो जो परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या परमाणु द्वारा जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इनमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक। जैसे Na2O में सोडियम परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन को अपना देता है, जिससे सोडियम की परमाणु ऑक्सीकरण संख्या
+1 है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या -2 है। अब हमने यहाँ नोट पे लिखा कि वैद्युत यौगिक जो होते हैं उनमें 2 परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या परमाणु के वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है, जबकि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या परमाणु के आभासी आवेश को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये केवल वैद्युत संयोजी यौगिक में ऐसा पाया जाता है कि वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करेगा, सहसंयोजी यौगिक में वो आभासी आवेश को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब हम किस प्रकार से किसी तत्व या यौगिक या कोई आयन है तो उसका हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब कोई मुक्त अवस्था परमाणु मतलब जब ओनली 1 मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रहता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सीधा 0 होती है, तो उस पर कोई आवेश चार्ज नहीं आता और इस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अगर यहाँ 100 या मिलियन भी लिख देते हैं तो भी उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। इसके साथ कोई और तत्व नहीं और न इसमें कोई आवेश है। यहाँ P4 में देखिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, सल्फरेट में भी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी 0 होता है। जैसे कि मैंने 4 आप ले लीजिए। अब इसमें किसी एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालोगे लेकिन पूरा इक्वल क्या होगा 0 होगा। जैसे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस जितना भी दे तो उसको हम प्लस प्लस करके लिखते हैं और अगर जितनी संख्या रहती है उसका उसमें गुणा करते हैं। जैसे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0। अगर इसमें कोई आवेश होता तो यहाँ पे उसके इक्वल होता। आयन की ऑक्सीकरण संख्या आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, जो कि अभी हमने पहले बताया। इस पर आवेश उपस्थित है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी होगी। इस पर ऑक्सीकरण संख्या -2 क्योंकि इसमें -2 चार्ज है, ओनली 1 जो मॉलिक्यूल ऐसा होता है तब। इस प्रकार से कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, कार्बोनेट टोटल दोनों का CO3 का -2 और वो एक का निकालना रहे तो एक को x मान के गुणा करके निकालेंगे। सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या 2 क्योंकि इस पे 2 आवेश है, दोनों पे पूरे का चार्ज लिया जाएगा। बहु परमाणु आयनों में उपस्थित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या के योग के बराबर। जैसे बहु परमाणु C2O4 इसमें संख्या ज़्यादा है तो सभी के योग के बराबर होगा। जैसे 2 बड़े कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 बड़े ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस करके -2। इस प्रकार से धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदा क्या होती है, धनात्मक होती है और किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या अपने वर्ग संख्या के बराबर होती है। जिससे पूछ ले कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम कितनी होगी, जिस वर्ग संख्या में होगा उतनी हो सकती है, केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ के, मतलब उस रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। और किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या उस वर्ग संख्या के बराबर होती है, वर्ग संख्या 8 को छोड़कर, धातुओं को छोड़कर। ठीक, तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक के शून्य, मतलब कुछ भी हो मतलब सभी मान हो सकते हैं उनकी। एक बटे में तो गलत है और शून्य में है तो गलत है, भिन्न में तो है गलत है। तो फिर यहाँ देखिए संयोजित अवस्था में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब कोई संयोजित अवस्था में रहता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है +1 होती है, किंतु जब ये धातुओं के साथ हाइड्राइड बनाता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, द्वितीय वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ऑक्सीजन की समानता ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन जब ये परऑक्साइड में होती है तो -1, सुपर ऑक्साइड में होती है तो -1/2, मतलब जब स्ट्रेसिंग पे चार्ज होता है। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। सल्फाइडों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2, समानता हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या होती है सदा -1 होती है, किंतु इसके अलावा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। जैसे Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। संयोजित अवस्था में मुक्ता की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तो इसकी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सल्फर की x मान लें, जिसका भी निकाला तो उसको हम x मानते हैं और यहाँ संख्या जितनी है उसको उतने तत्व में गुणा करते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन 2 है तो 2 बड़े हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फर की प्लस
4 ऑक्सीजन 4 होती 4 गुणे ऑक्सीजन की। तो यहाँ हाइड्रोजन की हम बॉन्ड होती जानते हैं और ऑक्सीजन की -2 नॉर्मल है। इस प्रकार से x = +6 आपको प्राप्त हो। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +6 होगी। अब यहाँ देखते हैं सहसंयोजी बनने के लिए। तो जो कि एकल सहसंयोजी बंध होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या योग होता है, क्योंकि उनका योगदान एक होता है। और जो उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु होते हैं लिए ऋणात्मक और निम्न के लिए धनात्मक होते हैं। अब देखिए उपसहसंयोजी के लिए क्या होगा। तो यदि परमाणु के मध्य बने उपसहसंयोजी बंध को तीर की दिशा किधर दिखाएगी? उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर। तो इस बंध में ऑक्सीकरण संख्या का योगदान +2 होता है और उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु के लिए ऋणात्मक तथा दूसरे के लिए धनात्मक होगा। इस प्रकार से यदि दो परमाणु के मध्य बने उपसहसंयोजी बंध तीर की दिशा निम्न की ओर परमाणु की ओर हो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या एकदम 0 होगा। जैसे ये Cn में Cn की कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ नाइट्रोजन देखिए परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या होता है, जिसके कारण से कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या उपरोक्त विधि द्वारा ज्ञात नहीं है। इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या संरचना सूत्र से ज्ञात करते हैं, जैसे H(C)(1)(N). यहाँ देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एकल सहसंयोजी बंध है, इसलिए कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 6 सहसंयोजी बंध, इसी कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम और इस बंध के लिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, इसलिए कार्बन की कुल ऑक्सीकरण संख्या +2। और देखिए यहाँ HNN से बस हमने इधर डिफरेंस कर दिया बॉन्ड में, तो क्या होगा। यहाँ पर हमने डिफरेंस कर दिया तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक आपको सहसंयोजी बंध दिख रहा है, 2 सहसंयोजी बंध। फिर देखिए नाइट्रोजन कार्बन के मध्य द्विसंयोजी बंध बनता है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होने के कारण कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य एक उपसहसंयोजी बंध भी बन रहा है और उपसहसंयोजी बंध को तीर की दिशा से निम्न विद्युत ऋणात्मक वाले कार्बन परमाणु की ओर है। इस कारण से इस ऑक्सीकरण संख्या का योगदान 0 होगा, इसलिए कार्बन की कुल ऑक्सीकरण संख्या +2, मतलब दोनों अवस्था में +2 ही आया, लेकिन बस तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध का। तो आज यहीं तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या भी द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं।